हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लूपिंग के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूपिंग। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं लूपिंग क्या है। लूपिंग क्या होता है, जब हमें एक या एक से अधिक प्रोग्राम को कंडीशन के ट्रू रहने तक एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो उस स्थिति में हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो या दो से अधिक स्टेटमेंट हैं या फिर और भी अधिक स्टेटमेंट हैं, तो हमें उन स्टेटमेंट्स को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना है। कब तक? जब तक जो हमने कंडीशन दी होगी उस कंडीशन के ट्रू रहने तक हम लोग अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। तो लूपिंग का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमें एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स को कंडीशन के ट्रू रहने तक एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना होता है, तब उस स्थिति में हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। तो हमारे पास लूपिंग कितने प्रकार की होती है? तो हमारे पास प्रोग्रामिंग सी में लूपिंग 3 प्रकार की होती है और जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग 4 प्रकार की लूपिंग यूज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग सी में हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं, जबकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। और इसके बाद जो चौथा लूप होता है वो होता है आपका फॉर ईच लूप। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लूपिंग के अंदर फॉर लूप को, कि हम लोग अपने प्रोग्राम में फॉर लूप का यूज कैसे करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको बता देते हैं फॉर लूप के सिंटैक्स के बारे में। तो आपको लूपिंग तो समझ में ही आ ही गई होगी। लूपिंग का हम लोग यूज कब करते हैं? जब हमें अपने एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उस स्थिति में हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। तो लूपिंग की परिभाषा हो जाती है जब हमें किसी एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को कंडीशन के ट्रू रहने तक एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग लूपिंग कहते हैं। लूपिंग हमारे पास प्रोग्रामिंग सी में 3 प्रकार की होती है और जावा प्रोग्रामिंग में 4 प्रकार की होती है। तो उनमें से हम लोग पहला प्रकार पढ़ लेते हैं आज फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप का भी यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमें किसी स्टेटमेंट को एक या एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना होता है कंडीशन के ट्रू रहने तक, तो हम लोग फॉर लूप का भी यूज करते हैं, व्हाइल लूप का भी यूज करते हैं और डू व्हाइल का भी करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करेंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे। तो फॉर लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं फॉर कीवर्ड का, और फॉर कीवर्ड के बाद अंदर हम लोग पैरेंथेसिस में 3 एलिमेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन का, इनिशियलाइजेशन, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, फिर कंडीशन दिएंगे हम लोग, जिस कंडीशन के आधार पर हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है तो कंडीशन देंगे। इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिन्हें हमें कंडीशन के ट्रू रहने पर एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना है। तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। तो हम बॉडी ऑफ लूप के अंदर जिन स्टेटमेंट्स को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम लोग बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिख लेंगे। तो ये था आपका फॉर लूप का सिंटैक्स। तो फॉर लूप के सिंटैक्स में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, इसके बाद पैरेंथेसिस में हम लोग 3 एलिमेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और पैरेंथेसिस को क्लोज करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिन्हें हमें एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना होता है कंडीशन के ट्रू रहने तक। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है, कंडीशन का क्या मतलब है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या मतलब, चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो हमें जब भी हम लूपिंग का यूज करते हैं तो लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत रहती है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं लूप को चलाने के लिए। तो जहां से हमें लूप की स्टार्टिंग करनी है, जहां से हमें लूप को एग्जीक्यूट कराना है, स्टार्ट करना है,
तो उस वेरिएबल की हमें प्रारंभिक वैल्यू पहले से इनिशियलाइज करनी पड़ती है। तो इनिशियलाइजेशन के अंदर हम लोग लूप चलाने वाले वेरिएबल को सबसे पहले एक वैल्यू दे देंगे जहां से हमें लूप को स्टार्ट करना है। मान के चले हमने कोई वेरिएबल ले लिया लूप के लिए इंट आई, एक हमने लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया आई, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो इस वेरिएबल को हमें इनिशियल वैल्यू पहले से असाइन करनी पड़ेगी कि इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लूप चलाने के लिए वेरिएबल लिया है इंट आई, तो इस आई को हमें सबसे पहले इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी कि लूप अभी कहां से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कुछ भी। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट आई, तो आई को हम लोग इनिशियल वैल्यू देंगे। यदि आप लूप को 1 से चलाना चाहते हैं तो आई इज इक्वल टू 1 दे देंगे। यदि आप लूप को 0 से चलाना चाहते हैं तो आप आई की वैल्यू 0 दे देंगे। यदि आप लूप को 5 से चलाना चाहते हैं तो आई इज इक्वल टू 5 दे देंगे। तो जहां से आप लूप को स्टार्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू हम लोग इनिशियलाइजेशन में दे देंगे। तो इनिशियलाइजेशन में वैल्यू हम लोग किसी वेरिएबल को देते हैं तो उस वेरिएबल को सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू हमें इनिशियलाइजेशन के अंतर्गत ही देना पड़ेगा। फिर हम लोग सेमीकोलन के बाद कंडीशन देते हैं। कंडीशन में क्या देते हैं, जहां तक हमें लूप को चलाना होता है, जहां तक हमें स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है जिस कंडीशन तक, तो वो हम लोग कंडीशन देते थे। मान के चलो हम लोग 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करा लें तो इनिशियलाइजेशन में हम लोग दे देंगे 1, यानी लूप कहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 से, और कहां तक चलाना है 10 तक। तो हम लोग कंडीशन दे देंगे कि आई की वैल्यू जब तक 10 या 10 से छोटी है तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप स्टार्ट हो जाएगा 1 से और कहां तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही लूप कहाँ पे, प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप, बॉडी ऑफ लूप के अंदर के स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जब तक हमारी दी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। हमने कंडीशन दे दी जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है तब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, यानी कि 10 जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार लूप के अंदर लेके स्टेटमेंट। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक बॉडी ऑफ लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। और इसके बाद तीसरा पार्ट होता है सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यदि हम लोग इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू 1 दी है और हमें 1 के बाद 10 तक पहुंचना है तो इसमें हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। तो यहाँ पे यदि हमें 1 से 10 तक जाना है तो हम लोग 1 का इंक्रीमेंट करते चलेंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस करने से क्या हो जाए, जो आई की वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू है 1, इसके बाद कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू कंडीशन के आधार पर ट्रू है तो आई की वैल्यू 10 से छोटी है। तो इसके बाद क्या होगा, बॉडी ऑफ लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। बॉडी ऑफ लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास। तो यहाँ पे आपको मिला होगा आई प्लस प्लस, तो क्या करेगा, आई की जो वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड कर देगा। आई प्लस प्लस का ही काम है, प्लस प्लस क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड कर देता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू में 1 घटा देता है। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर दिया तो क्या कर देगा, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड कर देगा। आई की वैल्यू थी 1 तो आई प्लस प्लस मिल गया, तो उसके बाद क्या कर देगा, आई की वैल्यू को 2 कर देगा। फिर आई की वैल्यू 2 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे कंडीशन उसे ट्रू मिलेगी क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, अभी भी 10 से छोटी है। तो 10 की छोटी, जब 10 से छोटी हो जाएगी तो फिर भी इसके बाद बॉडी ऑफ लूप के अंदर लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो जो भी स्टेटमेंट्स लेके होंगे बॉडी ऑफ लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस प्रकार फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है। तो ये था आपका सिंटैक्स फॉर लूप का। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर लूप का सिंटैक्स का यूज करते हुए और फॉर लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम। चलिए हम आपको बता देते हैं प्रोग्रामिंग सी में फॉर लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हम लोग करने का क्या वाले हैं, तो इस प्रोग्राम में हम लोग इवन नंबर्स को प्रिंट करेंगे 1 to 50, यानी कि 1 से 50 के अंदर आने वाले इवन या सम संख्याओं को हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लोग प्रोग्राम का नाम लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को लिंक कर लेंगे। तो हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड
conio डॉट h void main कर्ली ब्रेसेस ओपन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें यूजर से कोई भी वैल्यू इंटर नहीं करानी है, केवल और केवल लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता है। तो लूप को चलाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट i, और यहाँ पे i को हमने ले लिया लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल। इसके बाद हम लोग फॉर लूप का यूज कर लेंगे। तो फॉर लूप का यूज करते हम लोग क्या करने वाले, 1 से 50 तक के इवन नंबर्स को हम लोग प्रिंट करेंगे। तो हम लोग फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। तो फॉर लूप को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, यानी कि जहां से हमें लूप की स्टार्टिंग करनी है वो प्रारंभिक वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू हम लोग क्या दे देंगे, जहां से हमें लूप पे स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करने वाले, इवन नंबर्स को प्रिंट करने वाले, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसे ही हम लोग इवन नंबर प्रिंट करने वाले हैं 50 तक। 1 से 50 तक के बीच के जो भी इवन नंबर्स होंगे हमें प्रिंट करना है। तो लूप को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 2 से। तो आई इज इक्वल टू हमने दे दिया 2 और कंडीशन, इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। फिर हमें लूप कहां तक चलाना है वो कंडीशन दे देंगे। तो आई की वैल्यू हम दे देते हैं आई इज लेस देन और इक्वल 50। जब तक आई की वैल्यू 50 या 50 से छोटी रहती है तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इंक्रीमेंट में दे देते हैं हम लोग आई प्लस 2, और इसके बाद हम लोग आई की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो हो जाएगा प्रिंट एफ %d कॉमा आई, और सेमीकोलन लगा देंगे और फॉर लूप को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद गेट ch का भी यूज कर लेंगे हम लोग, गेट ch, और मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये था आपका प्रोग्रामिंग सी में फॉर लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या करने वाले, 1 से 50 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करने वाले हैं। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज करते हुए प्रोग्राम का नाम लिख लिया, हेडर फाइल्स भी लिंक कर ली, और मेन फंक्शन भी बना लिया। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जिसका यूज हम लोग फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए कर रहे हैं। तो फॉर लूप को चलाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लिए आई, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इसके बाद हम लोग फॉर लूप का यूज किए। फॉर लूप का यूज जब हम लोग करते हैं तो सेंटेक्स में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग 3 एलिमेंट्स का यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमने तीनों चीज का यूज कर लिया। तो इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जहां से हमें लूप की स्टार्टिंग करनी होती है, इनिशियल वैल्यू हम लोग असाइन कर देते हैं। तो हमें लूप कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। तो हमने आई वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू दे दी, आई इज इक्वल टू 2। फिर कंडीशन चेक होगी क्या कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन यदि ट्रू होगी तो फॉर लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 50 से छोटी है। तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन के ट्रू होने पर जो फॉर लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो फिर प्रिंटफ %d और आई। तो यहाँ पे %d की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी, आई में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या है 2, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी 2। फिर इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल इंक्रीमेंट में जाएगा। तो इंक्रीमेंट में हमने क्या किया, आई प्लस 2 कर दिया है, यानी जो आई की वैल्यू होगी उसमें +2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी 2 में 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4। फिर कंडीशन चेक होगी क्या 4 50 से छोटा है, तो कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगी, उसे फिर भी ट्रू मिलेगी। तो कंडीशन जब फिर ट्रू मिली तो फिर फॉर लूप के अंदर लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फॉर लूप के अंदर जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू फिर प्रिंट होगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4। फिर इसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट फिर होगा। तो आई की वैल्यू में फिर से 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू थी 4, इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 6। तो इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू 50 से छोटी है, तो यहाँ आई की वैल्यू 6 है और तो 50 से छोटी है। तो इसके बाद कंडीशन हो गई ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने पर फिर से फॉर लूप के अंदर लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप के अंदर जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या है 6, तो प्रिंट हो जाएगी 6। तो इस प्रकार जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक फॉर लूप के अंदर लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो इस प्रकार ऐसे ही सो ऑन संख्याएं भी प्रिंट होती जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार संख्याएं प्रिंट होती जाएंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन के फॉल्स होते ही
प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, फॉर लूप के बाहर। तो फॉर लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है गेट सीएच, तो जो भी आउटपुट आया वो आपको आउटपुट सामने आ जाएगा और आउटपुट रुका रहेगा, क्योंकि हमने गेट सीएच फंक्शन का यूज कर लिया। तो आउटपुट तब तक रुका रहेगा जब तक हम लोग कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देंगे, तो आउटपुट रुका रहेगा। तो ये था आपका फॉर लूप का यूज करते एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 50 के बीच की सभी इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। आई होप आपको प्रोग्रामिंग सी में लूपिंग और लूपिंग के बाद फॉर लूप का सिंटैक्स और उससे रिलेटेड प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, किस प्रकार हम लोग अपने प्रोग्राम में फॉर लूप का यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको फॉर लूप अच्छे समझ में आ गया होगा, उसका सिंटैक्स और उसका हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार इंप्लीमेंट करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, ताकि बाकी के स्टूडेंट भी अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सके। धन्यवाद।